इस कहानी की शुरुआत में हम 800 BC का समय देखते हैं, जहां इंसान आदिवासियों की तरह जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं होता। इंसान छोटे छोटे कबीलों में बटे होते हैं और एक साथ झोपड़ियों में रहते हैं। अब एक दिन अचानक से एक एलियन स्पेसशिप धरती पर आती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक लड़का स्पेसशिप की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया और लगातार स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा होता है। स्पेसशिप के पास पहुंचने के बाद स्पेसशिप से एक नीली रोशनी निकली, जो स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे लड़के के ऊपर पड़ती है और अगले ही पल वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम कई सौ सालों के बाद का समय देखते हैं, जहां पर साल चल रहा होता है 1928 का। इस समय साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है और मिस्र में जहां पर 800 BC में रेगिस्तान और इंसानी कबीले थे, वहां पर अब विशालकाय पिरामिड मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट विशालकाय पिरामिड के पास खुदाई कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इन विशालकाय पिरामिड को किसने और क्यों बनवाया था। खुदाई के दौरान साइंटिस्ट को बहुत सी अजीब चीजें मिलती है, जिनमें मेटल का बना एक विशालकाय सर्कल भी होता है। मेटल के बने विशालकाय सर्कल को देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या है। लेकिन उनकी हैरानी तो तब बढ़ती है जब मेटल के सर्कल के नीचे एक एलियन का स्केलेटन मिलता है। यहाँ पर लोगों के बीच हम कैथरीन नाम की एक छोटी सी बच्ची को भी देखते हैं, जो खुदाई कर रहे हेड साइंटिस्ट की बेटी होती है। और जब कैथरीन को एक मेटल का बना हुआ अजीब सा लॉकेट मिलता है, तो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद हम कई सालों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर साल चल रहा होता है 1994 का। इस समय एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट और मिस्र के प्राचीन भाषा का जानकार साइंटिस्ट, जिसका नाम जैक्सन होता है, वो लोगों के बीच अपने पिरामिड की थ्योरी को रखता है, जिसमें वो बताता है कि मिस्र के पिरामिड को मिस्र के लोगों ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है, क्योंकि उस समय मिस्र के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने विशालकाय पिरामिड बना पाते। लेकिन किसी को भी जैक्सन की बातों पर विश्वास नहीं होता और सभी लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कैथरीन भी मौजूद होती है, जो बूढ़ी हो चुकी थी और अभी भी मिस्र में उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिस प्रोजेक्ट पर कैथरीन के डैड काम किया करते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम होता है स्टारगेट। कैथरीन को इस समय एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है जिसे मिस्र के प्राचीन सभ्यता और भाषा का अच्छा ज्ञान हो, इसीलिए वो जैक्सन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। जैक्सन कैथरीन की टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि आखिर मिस्र के पिरामिड को किसने और क्यों बनाया। इसके बाद जैक्सन को उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर जैक्सन को मिस्र के पुराने शब्दों को डिकोड करके उनका मतलब बताना था। और यहाँ पर जैक्सन जब बोर्ड पर मिस्र के पुराने भाषा का गलत अनुवाद देखता है, तो उसे जल्दी से ठीक कर देता है। इसके बाद हम कर्नल ओनिल को देखते हैं, जो प्रोजेक्ट स्टारगेट के हेड है। इसीलिए ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर होने वाले सभी कामों की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद जैक्सन को वो पत्थर दिखाया जाता है जिसके नीचे सन 1928 में मेटल का सर्कल मिला था। जैक्सन को पत्थर पर मिस्र के प्राचीन भाषा में लिखे गए शब्दों को पढ़कर बताना होता है। जैक्सन उन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाता, लेकिन जब वो एक गार्ड को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है, तो न्यूज़पेपर में छपे कुछ खास तारों के समूह को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि तारों के समूह से ठीक वैसा ही निशान बन रहा होता है जैसा निशान पत्थर पर होता है। और जब जैक्सन उन दोनों निशानों को मिलाता है, तो वो दोनों निशान बिल्कुल सेम होते हैं, जिससे जैक्सन समझ जाता है कि सन 1928 में खुदाई के दौरान मिले पत्थर पर जो कुछ भी लिखा है वो कोई भाषा नहीं बल्कि ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने का कोड है। इसके बाद जैक्सन बोर्ड पर एक क्यूब बनाकर अपनी टीम को समझाता है कि अगर हम क्यूब के सभी कॉर्नर को एक जगह पर मिलाते हैं, तो हम उस जगह से क्यूब के सभी कॉर्नर तक बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही काम पिरामिड का भी है, क्योंकि हमारी अर्थ ब्रह्मांड के सेंटर में मौजूद है और यहाँ से हम ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। जैक्सन की बात सुनकर एक ऑफिसर बोलता है कि डिवाइस में तो कहीं पर भी ऐसा निशान मौजूद नहीं है। ऑफिसर की बात सुनकर जैक्सन समझ जाता है कि उनके पास कोई सीक्रेट डिवाइस है जो उससे छिपा कर रखी गई है। लेकिन अब क्योंकि जैक्सन को उस सीक्रेट डिवाइस के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसे उस डिवाइस के पास लेकर जाया जाता है, जो 1928 में खुदाई के दौरान मिला मेटल का विशालकाय सर्कल था, जो इस समय एक्टिवेट होता है। उस प्राचीन डिवाइस के ऊपर 6 प्राचीन कोड होते हैं, लेकिन 7वां कोड मिसिंग होता है। लेकिन जब जैक्सन 7वें कोड की जगह पिरामिड का निशान एंटर करके लॉक करने के लिए कहता है, तो स्टारगेट के अंदर
में बदलाव आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते स्टारगेट के बीच में एक वर्म होल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह ही दूसरे ग्रह पर जाया जा सकता है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को नहीं पता था कि वो वर्म होल की मदद से किसी जगह पर पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो सबसे पहले एक ट्रैकिंग डिवाइस को वर्म होल के अंदर डालते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो ट्रैकिंग डिवाइस एक ऐसे ग्रह पर पहुंच गया है जो बिल्कुल अर्थ की तरह है। अब जैक्सन भी अपनी टीम के साथ स्टारगेट में मौजूद वर्म होल की मदद से दूसरे ग्रह पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें वहाँ से वापस आने के लिए दूसरी दुनिया के स्टारगेट में उस दुनिया का सीक्रेट कोड लॉक करना होगा, जैसे पृथ्वी के स्टारगेट में उन्होंने पिरामिड का सिंबल लॉक किया था। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए उस अनजान ग्रह पर फंस जाएंगे। लेकिन जब जैक्सन ऑफिसर्स को विश्वास दिलाता है कि वो पृथ्वी की तरह ही दूसरी दुनिया के स्टारगेट के सीक्रेट कोड को भी जल्दी खोज लेगा और अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षित वापस आ जाएगा, तो उसे जाने की परमिशन दे दी जाती है। जिसके बाद जैक्सन और कर्नल ओनिल अपनी टीम के साथ स्टारगेट की मदद से दूसरी दुनिया में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जैक्सन जब जाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसके पास कैथरीन आती है, जो जैक्सन को वही गोल्डन लॉकेट देती है जो 1928 में मिस्र की खुदाई में मिला था। अब जैक्सन ओनिल और बाकी के मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ स्टारगेट की मदद से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। और जब ये लोग उस जगह से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अर्थ की तरह ही एक प्लेनेट है और यहाँ भी विशालकाय पिरामिड मौजूद है। पिरामिड से बाहर आकर ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति या जानवर मौजूद नहीं होता। और कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद मिलिट्री ऑफिसर जैक्सन से दूसरी दुनिया के स्टारगेट की मदद से अपनी दुनिया में चलने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब जैक्सन उन्हें बताता है कि हमें इस दुनिया के स्टारगेट की मदद से अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए स्टारगेट के ऊपर वो 7 सीक्रेट सिंबल लॉक करने होंगे जो यहाँ के टेबलेट में लिखा होगा, इसीलिए हमें सबसे पहले सीक्रेट टेबलेट को ढूंढना होगा ताकि स्टारगेट के 7 सीक्रेट सिंबल हासिल किए जा सके। जैक्सन की बात सुनकर मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि अब वो एक अनजान प्लेनेट पर फंस चुके थे, जिसकी वजह से एक मिलिट्री ऑफिसर जैक्सन का सामान कैंप से बाहर फेंक देता है। और जब जैक्सन अपना सामान लेने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान होते हैं। और जब जैक्सन उन पैरों के निशान को फॉलो करता है तो एक अजीब से दिखने वाले रेगिस्तान जानवर के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद वो अपने टीम मेंबर्स को भी वहाँ बुलाता है और उन्हें वो जानवर दिखाता है। जैक्सन के टीम मेंबर उस अजीब से दिखने वाले जानवर को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इसी दौरान जब जैक्सन गलती से उस जानवर को 3 बार थप्पी देता है तो जानवर वहाँ से भागने लगता है, जिसके रस्सी में फंसकर जैक्सन भी उसके साथ ही जाने लगता है। और जब जैक्सन के टीम मेंबर उसे छुड़ाने के लिए उसके पीछे जाते हैं तो जल्दी एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंसान कबीले बनाकर रह रहे होते हैं और आदिवासियों की तरह जिंदगी बिता रहे होते हैं। जैक्सन जब अपनी टीम के साथ उनके पास पहुँचता है तो जैक्सन के गले में कैथरीन का दिया हुआ गोल्डन लॉकेट को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। दरअसल ये लोग जैक्सन के गोल्डन लॉकेट की तरह ही एक बड़े से लॉकेट को पूजा करते हैं। और जब वो जैक्सन के गले में वैसा ही लॉकेट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जरूर जैक्सन को उनके गॉड ने भेजा है। इसके बाद कबीले का सरदार जैक्सन और उसके साथियों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रहते हैं। और यहाँ पर जैक्सन उस बड़े से गोल्ड मेटल को भी देखता है जिसकी यहाँ के लोग पूजा करते हैं। रात होने पर सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद जैक्सन को एक खास तरह के कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है और उसे कमरे में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर कुछ देर बाद कबीले के सरदार की बेटी भी आ जाती है। दरअसल कबीले के सरदार को लगता है कि जैक्सन उसके गॉड के द्वारा भेजा गया एक दूत है और अगर वो जैक्सन को नाराज करेगा तो उसके गॉड उस पर गुस्सा हो जाएंगे और उसके कबीले के लोगों को दंड देंगे। इसीलिए उसने जैक्सन को खुश करने के लिए अपनी बेटी को भेजा था। लेकिन जैक्सन एक अच्छा इंसान था, इसीलिए वो कबीले के सरदार की बेटी को ऐसा करने से रोक देता है और उसे जमीन पर निशान बनाकर अपने बारे में बताने की कोशिश करता है कि इस ग्रह का नहीं है। जैक्सन को जमीन पर चित्र बनाता देखकर सरदार की बेटी भी जमीन पर एक पिरामिड का चित्र बनाती है और साथ ही वो पिरामिड के ऊपर एक सन का चित्र भी बनाती है। जैक्सन ये देखकर समझ जाता है कि अगर वो सरदार की बेटी द्वारा बताए जा रहे जगह पर गया तो उसे वहाँ वो टेबलेट मिल सकता है जिस पर इस दुनिया के स्टारगेट के सीक्रेट सिंबल मौजूद है और इस प्रकार वो अपने साथियों के साथ वापस से पृथ्वी पर जा पाएगा। इसीलिए वो सरदार की बेटी से इशारे में उस जगह के बारे में पूछता है, जिसके बाद कबीले के सरदार की बेटी जैक्सन को उस जगह पर ले आती है जहाँ पर दीवार पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा होता है जिसे जैक्सन पढ़ने
लगता है और अब यहाँ पर जैक्सन के बाकी के टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें जैक्सन दीवार पर लिखे शब्दों को पढ़कर बताता है कि आज से हजारों साल पहले जब एक एलियन ग्रह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला था तो रा नाम का एक एलियन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से बच निकला और सालों तक एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में भटकता रहा। लेकिन जब एक दिन वो पृथ्वी पर आया तो इंसानों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इंसान अभी भी आदिवासियों की तरह अपनी लाइफ जी रहे थे और रा बड़ी आसानी से अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको गुलाम बना सकता था। इंसान रा के स्पेसशिप को देखकर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी एक स्पेसशिप नहीं देखा था। लेकिन जहाँ सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, वहीं एक लड़का रा की स्पेसशिप की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और जब वो रा के स्पेसशिप के पास पहुंचा तो रा ने उस लड़के को मारकर उसकी बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानों को गुलाम बनाकर उनसे बड़े बड़े पिरामिड बनवाया, ताकि वो विशालकाय पिरामिड की मदद से टाइम ट्रेवल करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आ जा सके। लेकिन समय के साथ इंसान बुद्धिमान होने लगे और उन्होंने रा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी रा को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन रा की टाइम ट्रेवल मशीन जिससे रा एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाया करता था, वो पृथ्वी पर ही छूट गई, जिससे आज हम लोग स्टारगेट के नाम से जानते हैं। जैक्सन अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि इस ग्रह के इंसान पृथ्वी के इंसान हैं जो रा के द्वारा यहाँ लाए गए थे, ताकि वो रा की गुलामी और उसकी पूजा करते रहे। और साथ ही वो रा को यहाँ पर पाए जाने वाला एक पावरफुल लिक्विड जमीन के अंदर से निकाल कर रा को देते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल रा अपने स्पेसशिप को उड़ाने में करता है। अब यहाँ पर जैक्सन को वो टेबलेट भी मिल जाता है जिस पर लिखे एक सिंबल को स्टारगेट पर लॉक करके ये अर्थ पर वापस जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टेबलेट का सातवां सिंबल टूटा होता है और अगर इन्हें वापस जाना है तो सातवें सिंबल का पता लगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड के आकार की एक विशालकाय एलियन शिप पिरामिड के ऊपर लैंड होती है, जिसमें से एलियन बाहर निकलते हैं जो पिरामिड में मौजूद जैक्सन के साथियों को मार देते हैं और 2 लोगों को बंदी बना लेते हैं। अब जैक्सन जब कर्नल ओनिल और अपने बाकी के साथियों के साथ पिरामिड के पास जाता है तो पिरामिड के ऊपर लैंड हुई एलियन शिप को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम कबीले के सरदार की बेटी को देखते हैं जिसका नाम साओरी था और वो भी अपने कुछ दोस्तों के साथ जैक्सन का पीछा कर रही थी। अब जैक्सन और कर्नल ओनिल जब पिरामिड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ एलियन इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह कर्नल ओनिल और जैक्सन पिरामिड के अंदर मौजूद स्टारगेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कर्नल ओनिल चारों तरफ कुछ ढूंढने लगते हैं। और जब जैक्सन कर्नल ओनिल से इसके बारे में पूछता है तो वो जैक्सन को कुछ नहीं बताते। अब इससे पहले कि कर्नल ओनिल और जैक्सन वहाँ से निकलते, वहाँ पर एलियन आ जाते हैं जो जैक्सन और कर्नल ओनिल को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने लीडर के सामने पेश करते हैं। इसके बाद एलियंस का लीडर सबके सामने अपने चेहरे से मास्क हटाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलियन कोई और नहीं बल्कि रा है, जिसने 1928 में अपने स्पेसशिप के पास आने वाले लड़के की बॉडी पर कब्जा कर लिया था और आज भी वो बिल्कुल वैसा ही जवान होता है जैसा 1928 में था। इसके बाद रा के लोग वहाँ पर एक पावरफुल बम लाते हैं जिसे कर्नल ओनिल अपने साथ ले आए थे, ताकि कुछ गड़बड़ी होने पर वो बम एक्टिवेट करके वॉर मॉल की मदद से वापस धरती पर आ जाए। रा बम को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब कर्नल ओनिल किसी तरह अपने पास के गार्ड के ऊपर हमला करके उसका वेपन छीन लेता है, लेकिन इससे पहले कि उस वेपन से रा के ऊपर हमला करता, वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे रा के सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो रा को अपना गॉड मानते हैं। कर्नल ओनिल रा के सामने मासूम बच्चों को देखकर उनके ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन अगले ही पल रा के गार्ड जैक्सन के ऊपर हमला कर देते हैं और जब कर्नल ओनिल जैक्सन को बचाने की कोशिश करता है तो ऐसा करने में असफल हो जाता है और गार्ड के हमले से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इससे पहले कि गार्ड कर्नल ओनिल को मारते, रा उन्हें रोक लेता है और अपने गार्ड्स को कर्नल ओनिल और उनके साथियों को बंदी बनाकर जेल में बंद करने का आदेश देता है। अब क्योंकि यहाँ के लोगों ने जैक्सन और कर्नल ओनिल की मदद की थी, इसीलिए रा अपने गार्ड्स को कबीले पर हमला करने का आदेश दे देता है, जिसके बाद देखते ही देखते रा के गार्ड्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर कबीले पर हमला करने लगते हैं। कबीले का सरदार जब ये देखता है तो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जाने अनजाने में अपने गॉड रा को नाराज कर दिया है। अगले सीन में हम रा के स्पेसशिप के अंदर जैक्सन को देखते हैं जो एक चमकते हुए बॉक्स से बाहर निकलता है और वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन अगले ही पल जैक्सन समझ जाता है कि जिस बॉक्स से वो बाहर निकला है वो कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं बल्कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी से लेस बॉक्स है जिसमें किसी मरे हुए इंसान को लिटाने पर उसकी डेड सेल्स रीजनरेट होने लगती है और कुछ समय बाद वो इंसान जिंदा हो जाता है। अब राज जैक्सन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम लोग जिस बम से मुझे मारना चाहते थे, मैं उस बम को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बनाकर स्टारगेट की मदद से तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा और तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इसके बाद राज जैक्सन को बताता है कि कल मैंने कबीले के सभी लोगों को यहाँ बुलाया है और तुम्हें उन सबके सामने कर्नल ओनिल के साथ ही अपने सभी साथियों को मारना होगा ताकि यहाँ के लोगों को विश्वास हो जाए कि उनका सिर्फ एक ही भगवान है जो मैं हूँ और यहाँ के लोग पृथ्वी के लोगों की तरह मेरे खिलाफ विद्रोह न करें और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी साथियों को मार दूंगा। अगले दिन कबीले के सभी लोग पिरामिड के पास इकट्ठा होते हैं जहाँ पर राज जैक्सन को अपना हथियार देकर अपने साथियों को मारने के लिए कहता है, जिसके बाद जैक्सन न चाहते हुए भी अपने साथियों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अगले ही पल लोगों की भीड़ में मौजूद कबीले के सरदार की बेटी और कुछ बच्चे जैक्सन को रोशनी दिखाकर इशारा करते हैं कि वो जैक्सन के साथ है। जिसके बाद जैक्सन अपने लोगों पर हमला करने के बजाय रा के लोगों पर हमला कर देता है और भीड़ में मौजूद जैक्सन के समर्थक बच्चे कर्नल ओनिल की गन से हवा में फायरिंग करने लगते हैं, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। अब जैक्सन भी अपने साथियों के साथ किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है और रात होने पर ये लोग एक गुफा में छुप जाते हैं। यहाँ पर जब कर्नल ओनिल के साथी उनसे पूछते हैं कि वो अपने साथ बम क्यों लाए थे, तो कर्नल ओनिल अपने साथियों को बताते हैं कि मुझे लगा कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम लोगों को अर्थ पर वापस भेजकर बम को ब्लास्ट कर दूंगा। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि कबीले के सरदार की बेटी यानी कि साओरी के भाई ने गुफा की दीवार पर एक पिरामिड का चित्र बनाया होता है जिसके ऊपर 3 तारों का निशान होता है। जैक्सन जब इस चित्र को देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि ये चित्र वो 7वां सिंबल है जिसे स्टार गेट पर लॉक करने के बाद ये लोग वापस से अर्थ पर जा सकते हैं। अगले सीन में हम रा के एक गार्ड को देखते हैं जो माइनिंग साइट से वो लिक्विड लेने के लिए आया होता है जिससे रा की स्पेसशिप चलती है। लेकिन यहाँ पर कर्नल ओनिल उस गार्ड को मार देते हैं जिससे कबीले के सरदार के साथ ही वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और घुटने पर बैठकर रा से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जब कर्नल ओनिल गार्ड के चेहरे के ऊपर से मास्क को हटाते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि रा के जिस गॉड से वो डरते थे और उसे गॉड मानते थे वो कोई गॉड नहीं बल्कि उन्हीं की तरह एक नॉर्मल इंसान है। तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अब कहीं न कहीं उन्हें भी रा के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि रा अपने फायदे के लिए उन्हें गुलाम बनाकर काम करवाता है। इसके बाद जैक्सन कर्नल ओनिल साओरी और कुछ बच्चों के साथ छुपकर पिरामिड के अंदर पहुंच जाता है जहां पर मौजूद सभी गार्ड को ये लोग किसी तरह से मार देते हैं और इसके बाद कर्नल ओनिल जैक्सन और साओरी के साथ उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब था। कर्नल ओनिल जैक्सन को स्टारगेट की मदद से साओरी के साथ अर्थ पर जाने के लिए कहते हैं और वहां पर मौजूद स्टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देते हैं ताकि फिर कभी रा अर्थ पर जाकर इंसानों को कोई नुकसान न पहुंचा पाए और खुद न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से रा को मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले कि जैक्सन साओरी के साथ वहां से जाता वहां पर रा का गार्ड आ जाता है जो साओरी के ऊपर हमला कर देता है जिससे साओरी की वहीं पर डेथ हो जाती है। जैक्सन उस गार्ड को मार देता है लेकिन वो साओरी की मौत से बहुत दुखी होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर रा का एक गार्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर टेलीपोर्टेशन की मदद से न्यूक्लियर बम लेने के लिए आ जाता है और जब जैक्सन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में से निकलती हुई नीली रोशनी को देखता है तो साओरी के साथ उस रोशनी में खड़ा हो जाता है जिससे अगले ही पल जैक्सन साओरी के साथ टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सेल्स को रिजनरेट करने का चेंबर मौजूद होता है। जिसके बाद जैक्सन साओरी को उस चेंबर में लिटाकर एक बार फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन इससे पहले कि जैक्सन साओरी को लेकर वहां से निकलता वहां पर रा जाता है जो जैक्सन के ऊपर अपना हाथ रखता है जिससे जैक्सन की पूरी बॉडी में बिजली का करंट दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल ओनिल अभी भी उस गार्ड से लड़ रहे होते हैं जो न्यूक्लियर बम लेने के लिए आया था और कर्नल ओनिल उस गार्ड को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के नीचे लाकर टेलीपोर्टेशन डिवाइस को ऑन कर देते हैं जिससे गार्ड का सिर तो टेलीपोर्ट होकर ऊपर चला जाता है लेकिन उसकी बॉडी के बाकी का हिस्सा नीचे ही रह जाता है जिससे उस गार्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है। और टेलीपोर्टेशन डिवाइस के ऑन होने की वजह से जैक्सन भी साओरी के साथ नीचे आ जाता है जिससे उनकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम कबीले के लोगों को देखते हैं जो कर्नल ओनिल के बाकी साथियों के साथ मिलकर रा के खिलाफ विद्रोह कर देते
हैं, क्योंकि अब तक उनको समझ आ गया था कि राज सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करता है। राज जब ये देखता है कि अब यहाँ के लोग भी पृथ्वी के लोगों की तरह उसका विद्रोह कर रहे हैं, तो अपने पिरामिड से दिखने वाले स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देता है ताकि उसमें बैठकर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाए और किसी दूसरे ग्रह के लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करे। वहीं दूसरी तरफ कर्नल ओनिल और जैक्सन काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में न्यूक्लियर बम फटने वाला होता है और अब ये लोग चाहकर भी बम को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि रान ने बम को अपने कंट्रोल में लेकर इस प्रकार से कस्टमाइज कर दिया था कि उसे डीएक्टिवेट ना कर पाए। कर्नल ओनिल जब रा के गार्ड के कटे हुए बॉडी को देखते हैं तो उन्हें एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो गार्ड के हाथ में लगे डिवाइस की मदद से टेलीपोर्टेशन डिवाइस को ऑन करके उसके अंदर न्यूक्लियर बम को रख देते हैं। और जब रा देखता है कि कोई टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से उसकी शिप में आ रहा है तो उसे लगता है कि जरूर ये कर्नल ओनिल या जैक्सन होंगे, इसीलिए हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो अपने सामने न्यूक्लियर बम को देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है और अगले ही पल न्यूक्लियर बम फटने के साथ ही रा भी मारा जाता है और उसकी स्पेसशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर राज करने वाला कोई नहीं था और वो लोग आजादी से अपनी जिंदगी जी सकते थे। इसके बाद जैक्सन कर्नल ओनिल को कैथरीन का लॉकेट देते हुए कहता है कि इसे कैथरीन को दे देना, क्योंकि अब जैक्सन सावरी के साथ ही उसी घर पर रहना चाहता है, क्योंकि वो सावरी को पसंद करता है। इसके बाद कर्नल ओनिल अपने सभी साथियों के साथ स्टारगेट की मदद से अर्थ पर आ जाते हैं और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।